सूरत पुलिस की एलआर सुनीता यादव एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है और आज वो फिर से पुलिस कमिश्नर ऑफिस और पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची थी। सुनीता यादव से हम पूछ रहे थे, सुनीता बताइए कि आज कैसे आना हुआ और क्या अपडेट चल रहा है आपके मामले में। पहले तो जय हिंद सभी को। और अभी चल ये रहा है कि इतने दिन से मैं बीमार थी, तो सिक लीव पर मैं थी अब तक। अभी मैं आज कमिश्नर सर को मिलने आई हूँ, मिलके बस बात करिए उनसे। बहुत जल्दी मैं अब अपनी ड्यूटी पे वापस ज्वाइन होने वाली हूँ। कमिश्नर साहब ने क्या कहा कि तीन इंक्वायरी आपके खिलाफ चल रही है, क्या कुछ कहा है? सर देखिए, कमिश्नर सर तो मुझे मुझे मिल नहीं पाई मैं, पर डीसीपी सरवैया साहब से मैं मिल के आई आज। तो उनसे मैंने उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी, मुझे समझाया कि जो हुआ कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट की जो प्रोसेस है, मुझसे जो गलतियां हुई है, सामने वाले से जो भी गलतियां हुई है, जिसकी जो गलती उसको उसकी सज़ा मिलेगी, उसकी उसकी जो प्रोसेस है वो तो करनी पड़ेगी। तो जो प्रोसेस है वो चालू है, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं सज़ा की हकदार हूँ, उसके लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्या मानते हैं आप, जैसा आप कह रहे हैं कि आपको उस रात आपसे कुछ गलती हुई थी? जी, मुझे तो नहीं लगता कि गलती हुई थी मुझसे, क्योंकि मैंने एक अपनी जो एलआर ऑफिसर की जो ड्यूटी थी वही मैंने निभाने की कोशिश करी। फिर भी अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है, और प्रकाश कानानी को सर को या फिर किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि भाई इससे गलती हुई, गालियाँ इसने दी है, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि भाई आप लोग समझदार हैं, आप खुद सोचिए कि भाई उन लोगों ने मुझे किस हद तक टॉर्चर किया होगा, या फिर ये कहूँ कि मुझे कितना परेशान किया होगा, या फिर मैं कितनी थक गई होंगी, या फिर उन्होंने मुझे गालियाँ दी, वो रिकॉर्डिंग में नहीं है पर मैंने दी, वो रिकॉर्डिंग में है, ठीक है। अब जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें वो कहीं ना कहीं मैंने अपनी फ्रेंड को भेजा था अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए, तो वो चाहती तो मेरी तो जो गालियाँ हैं वो कट करके भेज सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। जो सच है वही बताया लोगों को। तो जो गालियाँ उसमें है, तो आप समझिए उसके आगे की घटना भी जब बाहर आएगी तब आपको पता चलेगा भाई किस हद तक मुझे टॉर्चर किया गया, किस हद तक मुझे गालियाँ दी गई। तो फिर हम भी इंसान ही है, हमारा भी फिर भेजा थोड़ा बहुत तो गर्म हो ही जाएगा। तो बस मैंने वो गालियाँ जो भी कुछ बोली है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो बोली उसके सामने मैंने कुछ बोली है। फिर भी अगर लोगों को लगता है कि मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। आपने कई बार पुराने इंटरव्यू में ये कहा, हमारे साथ भी बातचीत में कहा था, आपके पास बहुत सारे सबूत हैं, वीडियोज हैं, अभी बहुत सारे आने बाकी हैं। आपको कुछ 50 करोड़ की ऑफर भी, 50 लाख की कुछ ऑफर भी कुछ की, तो वो क्या था पूरा? सर देखिए, ये तो सच है कि मैंने पहले भी बताया, आगे ना रिपीट के जो मैंने अब तक जो मैंने या फिर लोगों के सामने जो आया वो 10%, अभी 90% बाकी है। वो बाकी है उसका अभी जो बाहर अब तक जो बाहर आया वो मैंने नहीं बाहर लाया, ठीक है। वो मैंने अपने फ्रेंड को रात को 12 बजे बात नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अंगद मित्र को शेयर किया था ताकि मेरी प्रॉब्लम वो समझ सके, मुझे सॉल्यूशन बता सके। अब उसने मेरी डिफेंस के लिए या फिर मुझे मैं जो इतनी डिप्रेशन में चली गई थी उसे बाहर लाने के लिए उसने वायरल किया था, मैंने नहीं किया था। अभी जो कुछ है वो मेरे पास है और कुछ चीज़ें अभी भी उसके पास है, पर मैंने वो सब वायरल नहीं करी है। अब जो मेरे पास है वो मैं इस तरह से एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में होते हुए वो चीज़ मैं नहीं कर सकती। मैंने अपने डिपार्टमेंट को सारी चीज़ें जो है, जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी मेरे पास प्रूफ है, वो सारा कुछ मैंने अपने डिपार्टमेंट को दिया है। अब डिपार्टमेंट इंक्वायरी चालू है, वो सब कुछ बाहर लेके आएंगे। आपने ये भी कहा था उस रात को आपके साथ निर्भया 2 कांड हो जाता, तो वो करने वाले लोग कौन थे? बाहरी लोग थे या मंत्री का बेटा शामिल था, क्या कुछ था? सर देखिए, आप बहुत समझदार हैं, जनता समझदार हैं, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, और मैंने जो शब्द बोले थे वो मेरे ही थे। पर अभी मैं जो है, मैं एक अपने क्या बोलते हैं कि एलआर जो मेरी पोजीशन है, और ऊपर से जो मेरी इंक्वायरीज चल रही है ऑफिशियली, जो मेरे ऊपर कार्रवाई चल रही है या फिर सामने वाले पे चल रही है, जो कुछ भी है, उन सबको देखते हुए मेरे अभी जो शब्द हैं वो बंधे हुए हैं, तो मैं खुल के कुछ नहीं बोल सकती अभी। आपने कई बार ये भी कहा कि आप इस्तीफा देने वाली हैं, इस्तीफा देंगी, फिर क्या हुआ इस्तीफे को लेकर? सर देखिए, उस रात को मैं इतना मेंटली टॉर्चर हो गई थी और मैं पूरी रात रोती रही, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी नौकरी करने से तो अच्छा है कि मैं छोड़ दूँ इस नौकरी को। पर जैसे ही मैं सीपी सर से मिली, डीसीपी सर से मिली, हमारे पीआई सर से मिली, हमारे मेजर से मिली, हमारे कंपनी मेजर से मिली, उन सब ने मुझे समझाया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं ये डिपार्टमेंट छोड़ दूंगी तो ऐसे लोगों के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं चली जाती हूँ तो इसमें नुकसान किसका होगा? जनता का नुकसान होगा, मेरा नुकसान होगा, फायदा किसका होगा? ऐसे लोगों का जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि भाई मेरा नुकसान हो, मेरे डिपार्टमेंट का नुकसान हो। तो इसलिए अभी मेरे जो है मेरे सीनियर ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर्स ने मुझे समझाया कि जॉब छोड़ देना ही सब कुछ नहीं है। आप उसकी जो कुछ उन लोगों ने किया है उसकी सज़ा उनको मिलेगी। और मुझे पता है, मुझे बहुत विश्वास है इस चीज़ पे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, अगेन आई रिपीट, कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है लोगों के पास जब लास्ट रास्ता बचता है तब जाके वो लोग पुलिस के पास आते हैं। तो हम अगर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये तो मैं मेरा परिवार है, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट जो है, तो मुझे एकदम परिवार की तरह भी रख रहे हैं। मेरी तबीयत ख़राब थी अभी कुछ टाइम से, तो तबीयत ख़राब चल रही थी, तो हमारे अमरोली के पीएसआई साहब,
कुछ LR ऑफिसर सर जो भी हैं मुझे एकदम फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मुझे दिखाने लेके जा रहे हैं सब कुछ। तो अब मुझे ऐसा यकीन हुआ है कि नहीं, मुझे अपनी फ़ाइट लड़नी है, डिपार्टमेंट में रह के लड़नी है, मुझे अभी रिज़ाइन नहीं देना है, ठीक है। और डिपार्टमेंट बहुत जल्दी मैं वापस ज्वाइन करने वाली हूँ। दूसरी बात ये है कि जो पूरा ये वाकया हुआ, क्या सुनीता यादव के तेवर अब ढीले पड़ रहे हैं? जो लड़ाई उन्होंने जिस उस वक्त जो बातें कही थी लड़ने के लिए, आईपीएस बनेंगे आप, जर्नलिस्ट बनने की बात कही थी, तो क्या ऐसा कुछ क्या हुआ है कि सुनीता यादव के तेवर ढीले पड़ गए अब? जी बिल्कुल भी नहीं ढीले, कुछ तब मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, बाकी तेवर ढीले ना थे, ना है और ना होंगे। रही बात लड़ाई करने की, तो वो तो कल भी मैं कर रही थी, आज भी मैं कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। और ये तो अभी शुरुआत है। और बात रही डरने की, पीछे हट करने की, तो पीछे हट का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो अभी शुरुआत, आगे आगे देखिए क्या होता है। क्या इस पूरे मामले में जिस तरह से आप हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, क्या उस रात को जो घटना घटी थी उसके बाद क्या अब इतने दिन बीत चुके हैं, क्या मंत्री और मंत्री के बेटे की जो उस टाइम जो कुछ हुआ तो उसे माफ़ी देना चाहेंगे और खुद भी माफ़ी मांग रहे हैं आप? सर देखिए, इस वक्त ये सब मैं कुछ नहीं कह सकती। टाइम आएगा, वक्त बताएगा कौन किससे माफ़ी मांगेगा, कौन किसको क्या कहेगा। पर जो भी है, मैं इस वक्त अपने शब्द से बंधी हूँ थोड़ी सी। दूसरी बात ये भी है कि आप आईपीएस बनने की बात करें तो आप वापस से एलआर की नौकरी ज्वाइन करने वाली हैं, तो फिर आईपीएस बनने का सपना आपका कैसे पूरा होगा? बिल्कुल होगा। मेरे सुपीरियर ऑफिसर्स, मेरे कमिश्नर सर जो ब्रह्मभट्ट साहब हैं, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि बेटा तुम डिपार्टमेंट में रह के तैयारी कर सकती हो और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब तक टाइम ना मिल पाया शायद, पर अब हम तुम्हें क्या बोलते हैं कि टाइम प्रोवाइड करेंगे या फिर तुम्हारी हेल्प करेंगे कि तुम डिपार्टमेंट में रहते हुए तैयारी करके पास करोगे। और मुझे लगता है कि यस, मैं ये जॉब LR तरीके की जॉब करते हुए सिस्टम से भी सॉरी जो घटना घटी उस घटना से भी मैं फाइट करूंगी, उससे भी मैं बाहर आऊंगी और आईपीएस तो मैं डेफिनेटली बनूंगी। मैं अपना बेस्ट दूंगी, फिर क्या होगा, ऊपर वाला जाना। आपने कई बार स्टेटमेंट भी बदले, कई बार आईपीएस बनने की बात की, आपने बीच में इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा था कि आप जर्नलिस्ट भी बनना चाहते हैं, तो आपका गोल क्या है? एलआर के बाद क्या गोल है आपका? देखिए, मेरा मेन गोल जो है ना, वो लोगों की सेवा है। और वो चाहे पुलिस ऑफिसर की हो, LR हो, आईपीएस हो। देखो, लास्ट टाइम मैंने PSI की तैयारी में बहुत अच्छे से करी थी और कुछ मार्क्स के लिए मैं रह गई थी, तो कुछ मेरे सामाजिक रीज़न की वजह से मुझे LR ज्वाइन करना पड़ा। मैंने कर लिया। अभी जो है आईपीएस में बनूंगी, डेफिनेटली बनूंगी। पर कहने का मतलब ये है कि मेरी मेन जो चीज़ है वो लोगों की सेवा करनी। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट इसलिए चूज़ करा क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसी पोजीशन है या फिर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सारी चीज़ आ जाती है। आप अब लोगों की सेवा करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, आप लोगों का साथ देना चाहते हो। इन शॉर्ट में आप मैं ये कहूँ कि कोई भी घटना ऐसी नहीं है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पुलिस के साथ ना जुड़ी हो। तो बाकी सारे जो डिपार्टमेंट है उसमें कहीं ना कहीं लिमिट्स आ जाती है, पर पुलिस डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आप हर तरीके से लोगों की मदद कर सकते हो। इसलिए उस रात को जो कुछ घटना हुई थी उसके बाद सुनीता यादव सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, सब जगह छाई हुई हैं। कई एक राजनेताओं ने भी आपसे संपर्क किया, तो आपको क्या लगता है, जो राजनेता हैं यानी जैसे अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने आपका संपर्क किया, तो क्या लगता है कि वो आपका संपर्क क्यों कर रहे हैं? सर देखिए, कल जब तक ये घटना नहीं बनी थी तब तक मुझे जो है कोई नहीं जानता था। सच कहूँ तो मेरे जहाँ हम रह रहे हैं, अभी 2 साल से रह रहे हैं, तो आप मानोगे नहीं, पर मेरे बाजू वाले नेबर और सामने वाले जो है उनको भी मेरा नाम नहीं पता था, ठीक है। ये जब सारा कुछ बाहर आया तब उन लोगों को पता चला कि मैं सुनीता यादव हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है। अभी उस टाइम तक तो मुझे कोई भी नहीं बुलाता था। आज जो नहीं जानते वो भी मुझे जान पहचान निकाल रहे हैं। 7 साल पहले की, 10 साल पहले की, 15 साल पहले की, स्कूल की। इनफैक्ट कहीं कोई कुछ मिला हो, कहीं हम लोग 5-10 मिनट के लिए मिले हो। एक बार की घटना है कि हम दिल्ली में, जब मैं RDC परेड के लिए 2016 में गई थी, तो वहाँ हमसे एक विजिटर तरीके एक बंदा आया था मिलने के लिए। उस टाइम हमारी उसके साथ डिस्कशन हुई थी। अब वो बंदा आज मुझे वापस कांटेक्ट कर रहा है, तो आप समझिए कि जब मेरा मतलब मैंने तो कुछ, मुझे नहीं लगता मैंने कोई बड़ा काम किया। मैंने तो अपनी LR ऑफिसर की ड्यूटी करी है, पर लोगों की नज़र में जो मैंने किया वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो उस वजह से जो लोग हैं वो नहीं जानते, वो भी जान पहचान कर रहे हैं। रही बात राजनेताओं की वगैरह वगैरह, तो सब लोगों को अपनी अपनी रोटियां सेकनी है। मुझे उन लोगों से मैं तो खुश हूँ कि वो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। यस, आइए कांटेक्ट कीजिए। मुझे भी आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, आप लोग मेरी मदद कीजिए, मैं आप लोगों की मदद करती हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चाहे राजनेता हो चाहे पुलिस हो, लोगों की सेवा करनी है। तो हमारा मेन गोल जो है वो लोगों की मदद रूप होना है। तो चाहे अगर वो लोग आते हैं तो अच्छा है, लोगों की और ज़्यादा मदद कर पाएंगे। जो 3 इंक्वायरियां आपके खिलाफ चल रही हैं, जांच गठित की गई आपके खिलाफ, तो क्या लगता है क्या कार्रवाई हो सकती है आपके खिलाफ? जी देखिए, रिजल्ट आने पे पता चल जाएगा लोगों को। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया, बाकी ऊपर वाला देख रहा है किसने क्या किया। उस रात की घटनाओं को लेकर क्या मंत्री और मंत्री के बेटे को माफ करेंगे आप? सर इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकती।
खुद सुनीता यादव अब इतना जो तेवर थे, मैं खुद आपका इंटरव्यू कई बार ले चुका हूँ, जो तेवर थे उस वक्त के अब एकदम नरम या कहें हमारी भाषा में ढीले पड़ गए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? सर देखिए, मेरे तेवर तो कल भी वही थे, आज भी यही हैं और आगे भी यही रहेंगे। मेरे तेवर जो है वो नहीं बदलने वाला। बदल रही है तो मेरी तबीयत थोड़ी सी, अब मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मेरी कुछ टाइम से तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे तेवर ढीले नहीं पड़े। फिजिकली थोड़ी सी, या फिर मैं ये कहूँ कि थोड़ी सी मैं थक सी गई हूँ। बहुत ही मेंटल मुझे क्या बोलते हैं, बहुत ही प्रेशर आ रहे हैं सब जगहों से। रोज़ के मुझे 500 साढ़े 500 कॉल्स आ रहे हैं, 2000 जितने मैसेजेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं टॉर्चरिंग के भी आ रहे हैं। तो जो है, अब मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे तेवर ढीले नहीं पड़े। बहुत जल्दी आपको रियल वाली जो उस टाइम दिखी थी वो वापस दिखने को मिलेगी, पर उस टाइम मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। आप समझ सकते हैं कि किसी को जब आप इतना परेशान करो तो कैसा बिहेव करेगा। आज देख रहे हैं कि मैं शांति से बात करूँ, क्योंकि मुझे अभी 5-7 दिन का रेस्ट मिला है, तो मैं शांत हो गई हूँ। क्या अभी भी आप मंत्री को माफ नहीं करेंगे? मंत्री के बेटे ने जिस तरह से पूरा विवाद सामने आया था, और क्या सुनीता यादव पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों से क्या कहेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट से क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे सवाल राजनेताओं पे आपने खड़े किए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट पे भी आपने सवाल खड़े किए हैं। जी देखिए, जिस टाइम जो मैंने किया वो मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कर दिया। अभी उस बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहती। बहुत जल्द जो है जो हमारी डिपार्टमेंट प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, मैं वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगी, उसके बाद आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब सुनीता यादव कब से नौकरी ज्वाइन करने वाली हैं, और नौकरी ज्वाइन करने के बाद अगर कोई ऐसा राजनेता का बेटा अगर मिल जाता तो क्या करेंगे? सर देखिए, अगेन आई रिपीट कि मैं तो एक एलआर की जो मेरी फ़र्ज़ है वो डेफिनेटली मैं निभाने वाली। अभी मैं अपने आरपीआई साहब से छुट्टी लेके आई हूँ वापस से। मुझे कुछ टाइम और शांति के लिए छुट्टी लेने गई हूँ मैं। तो हमारे आरपीआई साहब ने कहा है कि 5 तारीख के जो अपने पता है आपको क्या है 5 तारीख को, ठीक है? तो उसके लिए स्टैंड बाई स्टाफ चाहिए होगा, तो आपको आना पड़ेगा। तो मैं रेडी हूँ। मैंने सर को यही कहा है कि ठीक है आप बुलाइए, मैं तो आने के लिए, आप कहो तो मैं तो अभी आने के लिए रेडी हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा शांत हो जाए माहौल, जो बिना मतलब कि मुझे ट्रोल किया जा रहा है या फिर बिना मतलब की नेगेटिव चीज़ें जो आ रही है वो थोड़ा शांत हो जाए, और फिर वापस तो मैं आऊँगी। और अभी मैंने छुट्टी रखी है, पर छुट्टी अगर मंजूर हो जाती है तो मैं 16 अगस्त को ज्वाइन करने वाली हूँ ड्यूटी। मतलब 5 तारीख को जब आप ज्वाइन नहीं करेंगे, 16 अगस्त तक ज्वाइन करेंगे? जी अभी मैं कह रही हूँ आपको कि छुट्टी लेने आई हूँ। मेरी छुट्टियाँ अगर मंजूर हो जाएंगी तो मैं 16 अगस्त को ज्वाइन करूँगी, और अगर मेरी छुट्टियाँ मंजूर नहीं होती हैं तो मैं 5 तारीख को हाजिर करूँगी। जो सुनीता यादव लगातार पुलिस डिपार्टमेंट पे सवाल खड़े कर रही थी, राजनेताओं पे सवाल खड़े कर रही थी, तो अब कैसे मन बदल गया है? क्या कहेंगे अब क्या कहेंगे? मेरे सवाल तो आज भी वही है, कुछ बदले नहीं है। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि बदल गए हैं? मुझे नहीं लगता मेरे सवाल बदले हैं। जो कल थे वही आज हैं और आगे भी वही रहने वाला है। मैं जहाँ पे होंगी, अगर गलत हुआ तो फिर वो मंत्री साहब हो, चाहे हमारे सुपीरियर साहब हो, चाहे आम जनता हो, जो गलत है उसके साथ तो ना मैं कभी पीछे हटी थी ना हटूंगी। मैं अपनी फ़र्ज में जो आता है वो मैं करने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने उस वक्त डर की भी बात कही थी, आपको डर है, धमकाया जा रहा है, तो अब कैसा डर है आपको? किसी से डर है? और डर है तो कोई फोन कॉल से धमकाने वाले आते हैं क्या आपको? सर आते हैं, फ़ोन कॉल्स तो चालू रहते हैं, पर मैंने उनको ये बोला है भाई आप शांति से इंतज़ार कीजिए। आप मुझे डराएंगे या मैं आपको डराऊंगी या सिस्टम आपको डराएगा, जो भी है देख लेंगे आराम से। और हाँ, ये मैं गलतफहमी लोगों की दूर कर दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक जगह गई थी, तो वहाँ पे किसी ने मुझे बताया कि आप वही है ना जो सस्पेंड हो गई। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि भाई मैं सस्पेंड नहीं हूँ, ठीक है? मैं बीमार की छुट्टी पे थी, बीमारी थी, आई मीन थोड़ी सी वीकनेस आ गई थी बॉडी में, तो खाना पीना या फिर नींद नहीं हो पाई थी। मेन चीज़ तो मेरी नींद नहीं आ रही थी मुझे ये सब होने के बाद। तो अब मुझे धीरे धीरे रिकवर हो रही है, मेरी नींद आ रही है, तो अभी मेरी तबीयत ठीक हो गई है, तो मैं हाजिर हो जाऊँगी जल्दी। और मैं सस्पेंड नहीं हूँ, मैं सिक लीव पे थी और बहुत जल्द ड्यूटी ज्वाइन करूँगी। आपको अपने डिपार्टमेंट पे अब कितना भरोसा है? 100% मेरा डिपार्टमेंट मेरा परिवार है, उस पर कल भी विश्वास था, आज भी विश्वास, आगे भी रहेगा। हाँ, मेरे डिपार्टमेंट के कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है? सूरत पुलिस, गुजरात पुलिस, पूरे भारत के पुलिस फोर्स मुझे कॉल कर रही है, मैसेज कर रही हैं, अभिनंदन दे रही हैं कि भाई जो आपने किया वो बहुत सही था, ये वो। पर मेरे खुद के डिपार्टमेंट के देखिए, सभी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अब आपको पता है उस टाइम पत्रकार का जो हुआ था मामला, उसमें सभी लोग ऐसे नहीं थे, ठीक है? उसमें से कुछ लोग थे जिन्होंने बदतमीजी करी, जिसका भुगताना सबको भुगतना पड़ा। मैं भी गुस्सा हो गई। मुझे लगता है उस दिन मुझे ठंडा रहना चाहिए था, पर पता नहीं अंदर से इतना मैं थक गई थी सब चीज़ों से कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई कि भाई आप लोग मास्क नहीं पहन रहे हो और सोशल डिस्टेंस आप नहीं कर रहे हो, तो ये कितना सही है। तो उस टाइम मैं भड़क गई थी। सेकेंड चीज़, सॉरी मैं क्वेश्चन भूल गया आपका। दूसरा ये पूछ लेते हैं हम, नया सवाल ये है कि ये मंत्री का बेटा था, शायद इसलिए आप इससे फेमस हो गई और लोगों की ज़्यादातर नज़र इसलिए आप पर गई? सर देखिए, ये तो सच है। जो कुमार भाई कानानी साहब है वो ऐसा कह रहे हैं कि मेरे बेटे के साथ में जब वो गाली गलौज कर रही है तो आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा। तो मैं, आम पब्लिक समझदार है, उनको पता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में वो जब जाते हैं या फिर पुलिस स्टेशन में कोई अपनी शिकायत लेके जाते हैं तो वो जो है
आपको सब पता है कि उनको कितनी गालियाँ कहाँ से खानी पड़ती है, ठीक है। शुरुआत ही गालियों से होती है, शायद मैं ये कह सकती हूँ। पर प्रॉब्लम ये है कि वो आम जनता है, उनके पास कोई पावर नहीं, तो बेचारे कुछ नहीं कर पाते, वो रिटर्न आ जाते सुन के। अब ये ठहरे जो है हेल्थ मिनिस्टर साहब के जनाब, तो उनको थोड़ी सी लग गई कि भाई मुझे क्यों ऐसा। तो ये सच है कि अगर उसकी जगह कोई नॉर्मल पब्लिक होती तो कुछ इशू होता ही नहीं। इससे पहले, ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले मैंने कहा ना मेरे पास बहुत सारे और भी इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी है, उसमें आप देखिएगा किसी ने कुछ नहीं किया, ये बंदे ने किया सिर्फ। और उनको भी ये केस में भी ऐसा हुआ कि उनको लास्ट क्या बोलते हैं, घटना का लास्ट भाग चल रहा होता है कि भाई वो उठक बैठक लगा के जा रहे होते हैं, पर प्रकाश कानानी साहब आते हैं और पूरी घटना का ही पूरा रवैया बदल देते हैं, या फिर ये कहूँ कि पूरी घटना ही बदल देते हैं। तो ये इसलिए ये घटना इतनी बड़ी हुई है क्योंकि वो मिनिस्टर, सॉरी क्या बोलते हैं कि एमएलए साहब के लड़के थे। सुनीता यादव अब कैसे आगे की लाइफ तय करेंगी? एलआर बन के, आईपीएस बन के, पत्रकार बन के, क्या कुछ कहेंगे? सर हाल फिलहाल तो मैं अपनी एलआर ऑफिसर की जो रैंक पे वापस हाजिर होना चाहूँगी, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने समझाया, आप सब जानते हैं कि रिटायर डीवाईएसपी हड़िया साहब जो है, उनके गाइडलाइन के या फिर उनकी गाइडेंस के नीचे मैं अभी ये सब कुछ कर रही हूँ। उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा तुम जो है अभी 2-3 साल हुए हैं तुम्हारे इस डिपार्टमेंट में, मैं तो इतने सालों से काम कर रहा हूँ और सब जानते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया कि तुम जो है एलआर तरीके की तुमने जो ड्यूटी की उसमें कोई गलत नहीं किया, तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसका इंसाफ तुम्हें मिलेगा, पर तुम्हें उसके लिए ड्यूटी मुझे लगता है वापस ज्वाइन करनी चाहिए। और सिस्टम में रह के, और तुम जैसे लोगों की सिस्टम को ज़रूरत है तो तुम्हें सिस्टम में रहना चाहिए। तो एक वो हमारे सुपीरियर ऑफिसर रह चुके हैं और हमारे आहिर समाज के प्रमुख हैं, तो वो जो कह रहे हैं मुझे लगता है कि सही है। शायद मेरी इतनी उम्र नहीं होता तो उनके पास एक्सपीरियंस है, तो अगर वो कह रहे हैं तो मैं फिर ज्वाइन कर रही हूँ वापस। सुनीता, आप समाज में ज़्यादा मानती हैं सिस्टम में? सॉरी क्या? आप समाज में ज़्यादा मानती हैं या सिस्टम में मानती हैं? सर मैं समाज, सच कहूँ तो ना तो मैं किसी समाज में मानती हूँ, ना किसी धर्म में मानती हूँ, ना किसी जात पात में मानती हूँ। मैं सिर्फ एक इंसानियत में मानती हूँ। मानिए कि मतलब मुझे नहीं पता कि मैं कह रही हूँ एग्जांपल सेट हो पाएगा या नहीं, पर अगर हमें किसी दूसरे ग्रह पे ले जाके छोड़ दिया जाए, चाहे आप हूँ चाहे मैं हूँ, तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि भाई मैं यादव हूँ या फिर आपकी जो भी सरनेम है, या फिर हम किस कास्ट के हैं, हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, या फिर हम मतलब क्या है, या फिर हमारी क्या पोजीशन, वो कैसे प्रूव करेंगे? मुझे नहीं लगता। वहाँ पे हमें इंसानी है, एक हमारी जो असली पहचान है वो एक इंसान की है। मुझे लगता है कि इंसानियत ही काफ़ी है, बाकी चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करती। आखिरी सवाल, सुनीता यादव को अब किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना मंत्री से, ना डिपार्टमेंट से, ना किसी लोगों से? जो शिकायतें हैं वो धीरे धीरे बाहर आएंगी अभी, और मैंने कुछ शिकायतें कर दी है, कुछ शिकायतें भी बाकी है जो होंगी। अभी भी बहुत शिकायतें हैं, पर हाल फिलहाल जो मेरी इंक्वायरीज चल रही हैं ऑफिशियली, जब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक मुझे अपने शब्दों पे थोड़ा सा रखना पड़ेगा कंट्रोल। एक सवाल और मुझे याद आ गया, यदि आपके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई होती, जिस तरह से आपने इस्तीफा नहीं दिया, आपने कहा इस्तीफा देंगे लेकिन इस्तीफा नहीं दिया, यदि आपके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है और आपको सस्पेंड किया जाता है, फिर उसके बाद आपके पास क्या रास्ता होगा? कोई बात नहीं, अगर मेरे डिपार्टमेंट, देखिए मेरा, मैंने पहले कहा, अगेन आई रिपीट कि मेरा डिपार्टमेंट जो है वो मेरा परिवार है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता मेरा परिवार मुझे अपने से दूर करेगा, ठीक है। अगर फिर भी उनको लगता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में मुझे नहीं रहना चाहिए, या फिर मुझे अगर सस्पेंड करते हैं तो मैं उनके फैसले का आदर करूँगी और मैं सस्पेंड हो जाऊँगी। फिर आगे की जो कार्रवाई उसके बाद सोचेंगे। तो बिल्कुल ये थी सूरत पुलिस की एलआर कांस्टेबल हैं जो सुनीता यादव। इन्होंने आज खुल के हमारे साथ बातचीत की और तमाम सवालों के जवाब भी दिए। लेकिन पहले हमने जिस तरह से कहा कि सुनीता यादव का हमने इंटरव्यू किया था, तो उस वक्त उनके तेवर कुछ और थे और फिलहाल जो तेवर है उनके कुछ बदले नजर आ रहे। वजह चाहे जो भी हो। कैमरामैन साहिद जगताप के साथ संजय सिंह राठौड़, गुजरात तक।